खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। सुभाष पाठक जी, संजय कुमार सिंह जी, ब्रजनेश सिंह जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की तरफ से और भी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी की तरफ से, और आज के जो मुख्य अतिथि थे जमा खान जी की तरफ से, और मैं वाल्मीकि नगर की जनता की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय जमा खान साहब को आना था। एकाएक जो है उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन कैबिनेट की बैठक हो गई और मैं कल क्षेत्र में था, और उत्तर प्रदेश के आप सबों के प्रभारी और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी ने मुझे दूरभाष पर बताया कि आप जो है कैबिनेट का बैठक हो गया है कि आप इस बांदा के कार्यकर्ता सम्मेलन में चले जाइए। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी का, जिन्होंने मुझे आप सभी जनमानस को संबोधित करने का मौका दिया, और उनके तरफ से मैं संदेश वाहक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में 2-3 बातों को मैं सुन रहा था। बहुत तरह की बातें, हम 12 बजे 1 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोगों ने बड़े विस्तार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा और सभी लोगों ने बड़ी बताई है। आज उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है वह तो बेहतर आप जानते हैं, लेकिन बिहार के जो हालात थे पहले, उसके बारे में मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। उस समय 90 का जो दौर था, 95 का जो दौर था, उस समय बिहार में विधि व्यवस्था से लेकर के आपको विकास की कोई दिशा नहीं दिख रही थी। हर दृष्टिकोण से बिहार जो है बेहाल था। जब 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ, बड़ी संघर्ष और लड़ाई लड़ी गई। आज तो जनता दल यू से बिहार से 16 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन उस समय जब समता पार्टी का गठन हुआ, उस समय आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर जो है यह नींव खड़ा हुई, जो आज बिहार का जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। वह जब मेहनत हम करेंगे, आप करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि जब जो है जिस तरह बिहार की दशा और दिशा बदली है, सूरत बदली है, तो उत्तर प्रदेश का भी दिशा और सूरत बदली। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आदरणीय नेता जो नीतीश कुमार जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, उनका जो सोच है, जो विजन है, मैं हर मंच से कहता हूँ कि उनका सोच और विजन के सामने देश या विदेश में कोई नेता नहीं। जितना उसका विजन, उनका सोच जितना सकारात्मक है, दूरदर्शी है, उनके सामने कोई नहीं है। आज बात चलती है देश में, आज जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, आज महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या स्थिति है, घर का चौका जलाने में लोग को परेशानी हो रही है, उस पर कोई देखने वाला नहीं है। और जब सालीग्राम पत्थर लेकर के कोई ट्रक पर चलता है, तो लोग जो है रोड पर खड़े होकर तो जल चढ़ाते हैं। यहाँ कहाँ यह दुनिया जा रहा है, सोचने की जरूरत है। आप सभी एनर्जेटिक लोग हैं, बहुत मैं प्रशंसा करता हूँ बहन शालिनी जी को, जिन्होंने अपने कर्तव्य प्रणयता और दृढ़ संकल्प के आधार पर इतनी एकता को बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। बधाई के पात्र हैं, और उनकी उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना भी करते हैं कि शालिनी जी आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। आपके कदम से कंधा बढ़ा करके बंदरा के लिए जो भी आप कदम उठाइएगा, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। यहाँ नीतीश कुमार जी जब सरकार बनी, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। 2-3 बातों को मैं कहना आपसे चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण, सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए 50% का आरक्षण पंचायत के चुनाव में दिया। आज हमारी घर की महिलाएं जो है आज ब्लॉक में, पंचायत में बैठती हैं, जिला परिषद में बैठती हैं।
बैठती हैं, वह नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज घर से जो महिलाएं आज घर में जो महिलाएं खाना चौक करती थी, आज उसके अलावा भी जो है समाज के बारे में। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, महिला जब शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे का जो जन्म होता है उससे ज़्यादा समय उससे भी होता है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। महिलाओं को आरक्षण देकर नीतीश कुमार जी ने आत्मसंबल बनाने का प्रयास किया। 2006 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 में सरकार उनकी बनी, तो 2006 में सबसे बड़ी योजना उन्होंने साइकिल योजना चलाई, जो देश के सबसे बड़ी योजना थी, और वह बिहार में शुरू हुआ, महिलाओं को साइकिल देने का योजना। उस साइकिल योजना से क्या हुआ, लोगों में, बच्चियों में सम्मान बढ़ा, लोगों के आत्मबल बढ़ा, बच्चियों का आत्मबल बढ़ा। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को, महिलाओं को आज जो है नौकरियों में 35% का आरक्षण नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा समाज को 20% आरक्षण देने का काम किया। कहने का मतलब है नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र में काम किया ताकि तरक्की और देश का विकास हो सके। आज शराबबंदी की बात हो रही है, नीतीश कुमार हर यात्राओं में आपको न्याय यात्रा को निकले थे, विकास यात्रा को निकले थे, सद्भावना यात्रा को निकले थे। ऐसे ऐसे आज 13वां उनका यात्रा समाधान यात्रा को निकला है। उसी कड़ी में महिलाओं ने यात्रा के क्रम में महिलाओं ने बताया कि सर शराब को, दारू को बंद करवा दीजिए। हमारे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं, टांगा चलाते हैं, 250 रुपया कमाते हैं, और जब घर पर आते हैं तो दारू पी करके आते हैं और मारने लगते हैं। घर में अमन चैन शांति सब बेहाल हो जाता है। और नीतीश कुमार जी ने राजस्व की कोई चिंता उन्होंने नहीं की कि बिहार में क्या होगा। राजस्व की सबसे बड़ी आमदनी जो है मद्य निषेध विभाग से होता है। उन्होंने शराबबंदी कानून लागू कर दिया, यह सबसे बड़ी कदम है। और आज मैं कहता हूँ, आज जब समाधान यात्रा को नीतीश कुमार निकलते हैं, उसी महिलाओं से पूछते हैं कि बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग, तो नीतीश कुमार जी से महिलाएं कहती है कि सर 250 रुपया कमाता है, हमारे हस्बैंड कमाते हैं, तो घर पे जब आते हैं तो सब्जी लेकर के आते हैं और दूध लेकर के आते हैं, जिससे कितनी खुशी होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी ने, उनका जो दूरदर्शी सोच है, मैं कहता हूं कि देश के विदेश में उतना सोचने वाला, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी तरक्की के लिए सोचने वाला इंसान इस देश का विदेश में नहीं है। इसलिए आज ज़रूरत है। आज जातिगत जनगणना की बात हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हम लोग एक बैठक बुलाए आपको विगत साल 1.5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। केनर मार्ग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उस समय RCP बाबू भी थे, सब लोग बैठे और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए बात बढ़नी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को एक बार ज्ञानी जैन सिंह जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने हमको बुला करके नीतीश जी को बोला था। नीतीश जी ने कहा उस कार्यक्रम में, कहा हम लोग को कि आप जो है, आप लोग एनर्जेटिक आदमी हैं, नए आदमी हैं, आप लोग जातिगत जनगणना की बात उठानी चाहिए। उसी के आलोक में हम लोगों ने सभी लोग जो है मिल करके जातिगत जनगणना के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री से मिले, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। बिहार से बजट पास करा करके भेजा गया, गजट पास करा कर भेजा गया कि जातिगत जनगणना के लिए मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग जा करके प्रधानमंत्री से मिले, कोई नहीं किया, नहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं। नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया और अपने संसाधन के बल पर आज जातिगत जनगणना हो रही है। सबसे बड़ा बात मैं कहना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना हो जाने से होगा क्या? जातिगत जनगणना होने से सभी जमात समाज के एक जाति की आबादी की जानकारी होगी, और जो नियम संगत कार्य होगा, जो काम पास कराने की बात होगी, कोई कानून बनाने की बात होगी, तो उसके आधार पर जो है कानून बना करके उसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। नीतीश कुमार जी का सोच है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग, जो नदी में घोंघा बीनता है और चाहे श्रवण में जो पंडित जी मंदिर में पूजा कराता है, उसके उत्थान विकास के बारे में नीतीश कुमार सोचते हैं। यानी कहने का मतलब है नीतीश कुमार सर्व समाज के विकास के बारे में सोचते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज इस कार्यक्रम में यह शपथ लें कि नीतीश कुमार का जो झंडा है, नीतीश कुमार जी का जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सभी समाजवादी विचारधारा के लोग, जैसे हम सुन रहे थे यहाँ पर किसान नेता भी लोग थे। आज किसान की हालत क्या है, किसान नीति क्या है, हर क्षेत्र में जो है
दिक्कत और परेशानियों का है। इसलिए सभी समाजवादी विचारधारा के लोग को एक मंच पर आना चाहिए और हम सबों के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के सोच को आगे बढ़ाते हुए उनके झंडा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के लाल किला पर उनका झंडा फहराने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी देश का कल्याण हो सकेगा, समाज का उत्थान हो सकेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जितने लोग आए, कार्यकर्ता साथी लोग आए, सभी लोगों को आगामी होली की हार्दिक शुभकामना देते हुए सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आग्रह करेंगे कि जनता दलियों को, जनता दल के नीतीश कुमार जी के झंडे को, श्रवण कुमार जी के झंडे को, शालिनी जी के झंडे को, अनूप जी के झंडे को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के झंडे को हम लोग को मजबूत करना है, सदस्यता अभियान चलाना है और नीतीश कुमार जी को इतनी ताकत देना है कि दिल्ली में उनका लाल किले पर झंडा फहरे और देश का कल्याण हो सके। ये जुमलाबाजों, ये जुमले की जो सरकार है उससे मुक्ति मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग आए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायत करने जाते हैं, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद अगले दिन हमारे ऊपर 504, 506 का नोटिस हमारे घर में चिपका दिया जाता है मेरे और पिताजी के खिलाफ। हम 29 तारीख को जनता दरबार लखनऊ चले जाते हैं माननीय यूपी जी से मिलने और 2 दिन वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर उच्चाधिकारियों को शिकायत पत्र भेंट नहीं हो पाती, देते हैं। आते ही सर हम एसपी साहब, पर एसपी जितने भी उच्च अधिकारी हैं, डीएम साहिबा, डीआईजी साहब, सब जगह मैं शिकायत पत्र देता हूँ। मुख्यमंत्री पोर्टल में डालता हूँ, पीएमओ इंडिया में डालता हूँ, हर जगह सर मैं न्याय की आस लिए ढूंढता हूँ। उसके बाद अंत में नोटिस दे करके हम यहाँ पर अनशन स्थल पर बैठ जाते हैं। मैं अपने पिता को, विकलांग पिता को लेकर के बैठे 3 दिन बाद 10 तारीख को मेरे पिताजी को और मुझको 504, 506 की इदारा में हमें जेल भेज दिया जाता है। 8 दिन हम जेल काट करके श्रीमान जी हम यहाँ पर आते हैं और जेल में भी इस तरीके से बर्बरतापूर्वक ले जाया जाता है कि इनके हाथ उखड़ जाते हैं और जेल में अस्पताल में भर्ती होते हैं। 16 तारीख को रिहाई का फरमान जाता है, मैं नहीं छोड़ा जाता। 17 तारीख को छोड़ा जाता है, जिनमें से 8 बजे हमारा सील मोहर हो जाता है, बाहर गेट तक लाया जाता है, फिर बुला लिया जाता है। बुलाने के बाद वहाँ पर किसी का फोन आता है, 11 बजे तक वहाँ पर जेल के अंदर बिठाया जाता है, बाकी कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। जब मैं 2 बार मेरी जेलर साहब से बहस होती है, छोड़ा जाता है, उसके बाद आगे जेल थाना चौकी में बिठा लिया जाता है और 3 बजे तक हमें वहाँ पर बिठा ले रहा जाता है। सर मैं हर जगह न्याय की आस के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर जी 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 तुरंत बस 1 मिनट में मैं आवेदन दिया है ना। जी 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 2017 में सर मारपीट नहीं है, हम रह नहीं पा रहे हैं। हमारे पति हमारे बच्चों को जान की खतरा भी है। हमारी 2 बच्चे कितनी खराब हो गई है, पेपर नहीं दिला पाए दोनों बच्चे के। ये सब हम दिए थे, ये पूरा सेट दे दो, पूरा सेट आपका क्या नाम? हमारा नाम अनूप सिंह पटेल जी। आज सर आप यहाँ आए थे, तो आपका पद क्या है और किस संदर्भ में आप यहाँ बांदा आगमन हुआ आपका? मैं अनूप सिंह पटेल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू उत्तर प्रदेश जी। और जिला सम्मेलन हमारा ज़िले पे चल रहा है। ये हमारा 6ठा सम्मेलन है। इसी कड़ी में ये हमारा मार्च तक चलेगा। किन उद्देश्यों को लेकर के ये आपका सम्मेलन किया गया है? ये अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सम्मेलन चल रहा है और किसानों की, बेरोजगारों की और छात्र की और महिलाओं की जो समस्या हैं उनको सुन के उनका निवारण के लिए डन करें। अगर सरकार आपकी बनती है और प्रधानमंत्री नीतीश जी बनते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या करेंगे? ऐसा है, अभी प्रधानमंत्री बनने की कोई रेस नहीं। अभी तो रेस कब आ जाए कोई पता नहीं चलता है, ये जनता है। विपक्ष को इकट्ठा करने के लिए हमारे नेता जो प्रयास कर रहे हैं, 1 राउंड उनका हो चुका है, दूसरा राउंड वो मार्च में निकलेंगे। क्या आवाज़ उठाएंगे? क्या इनको मदद मिल पाएगी आपके माध्यम से? आज आप बिहार से चल करके बांदा की धरती में आए हुए हैं, अशोक लाल अनशन स्थल में इन पीड़ितों से मिलने आए हैं, तो आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है क्योंकि आप बिहार से चल के आए हुए हैं। तो क्या इनको न्याय मिल पाएगा? आप इस न्याय के लिए क्या आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये सम्राट अशोक, जैसे अशोक स्तंभ के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं,
और सबसे बड़ी बात है सम्राट अशोक ने देश और प्रांत के लिए क्या किया सभी लोग जानते हैं। और ये ऐतिहासिक धरती है बांदा की। और मुझे बिहार से एक कार्यक्रम के तौर पर मैं आया हूँ। उसी कार्यक्रम में मुझे जानकारी हुई पीड़ित परिवार है और उसके साथ ऐसे ऐसे दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। मैंने सोचा और प्रदेश अध्यक्ष तो मैं सोचा कि नहीं, मैं चल के पीड़ित परिवार से मिलूंगा और आगे हम लोग से जो भी बन पड़ेगा इनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, इनको न्याय। बांदा में पत्रकारों के साथ काफ़ी उत्पीड़न हुआ है और पत्रकारों ने भी आपसे मिल करके आपको ज्ञापन दिया है, तो क्या लोकसभा में आप पत्रकारों की इस दर्द भरी कहानी को क्या रखेंगे? सबसे बड़ी बात है, जितनी भी समस्याओं का जो मुझे ज्ञापन मिला है उस पर विधिवत कार्रवाई होगी और जहां से उसका निष्पादन हो सकेगा, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्य सरकार से मिल करके बात करने की बात हो, सभी के लिए हम लोग प्रयास करके उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे।